यस। तो कल हम किंगडम प्रोटिस्टा हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो किंगडम प्रोटिस्टा में हमने देखा कि सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, उनको हम ए सेलुलर भी बोल देते हैं। ए सेलुलर मतलब सिंगल सेल। तो अगर ए सेलुलर यूकैरियोट्स पूछता है तो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स ही होंगे। ठीक है। तो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर लिंक बनाते हैं प्लांट से, एनिमल से, फंजाई से। जिससे मैंने एग्जांपल दिया था, जिसमें मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था। यस, ये यूग्लिना वाला। यूग्लिना जो होता है बेटा, इसमें फ्लैजिला होता है, हाई स्पॉट होता है, एनिमल जैसा फोटोसिंथेसिस कर सकता है, प्लांट जैसा। तो यूग्लिना प्लांट से लिंक बनाता है, तो उसके और भी मेंबर किसी ना किसी से लिंक बना ही लेते हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें, ये ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोगों ने डिविजन देखे थे। फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, कंज्यूमर्स हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक में डायनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स। क्राइसोफाइट्स डायटम्स और डेस्मिड्स। डिकम्पोजर्स में स्लाइम मोल्ड्स, और कंज्यूमर्स में प्रोटोजोन। ये वाला पार्ट, प्रोटोजोन वाला पार्ट जूलॉजी में कवर करोगे तुम। ठीक है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा कि रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी हो सकती है, सेक्सुअल। एसेक्सुअल में मोस्ट कॉमन तो बाइनरी फिजन है ही। और स्पोर फॉर्मेशन होती है। स्पोर फॉर्मेशन केवल स्लाइमोल्ड्स करती है। स्लाइमोल्ड्स देखा था ना, डिकम्पोजर्स थी। ठीक है। अच्छा, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो भाई, मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट से कंबाइन करता है तो जाइगोट बनता है। तो जाइगोट बनने में क्या होता है? फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है सिंगैमी। ठीक है। तो सिंगैमी के टाइप्स पढ़े थे हमने कल। तो सिंगैमी के 3 टाइप पढ़े थे। आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। आइसोगैमी क्या होता है? अगर मेल और फीमेल गैमेट का मॉर्फोलॉजिकली साइज, शेप, स्ट्रक्चर सेम है ना। बताया था, मेल और फीमेल गैमेट का मॉर्फोलॉजिकली साइज, स्ट्रक्चर और शेप सेम है। और फिजियोलॉजिकली सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। उसे आइसोगैमी कहते हैं। एनाइसोगैमी में क्या होता है? गैमीट्स जो होते हैं मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। एनाइसो मतलब गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। ठीक है। फिजियोलॉजिकली सेम भी हो सकते हैं और अलग हो सकते हैं। ओगैमी, ओगैमी मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट एडवांस टाइप है ये। ठीक है। इसमें फीमेल गैमिट लार्जर होता है और मोटाइल नहीं होता। फीमेल गैमिट इज लार्जर एंड नॉट मोटाइल। और मेल गैमिट जो होता है, मेल गैमिट स्मॉलर एंड मोटाइल। मेल गैमिट छोटा होता है, मोटाइल। जैसे हम लोगों के केस में देख लो, ह्यूमंस में जो स्पर्म होता है छोटा होता है और मोटाइल होता है। और जो ओवा होता है, एग सेल होता है, वो लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है। तो उस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम ओगैमस बोलते हैं। ओगैमस इज द मोस्ट एडवांस टाइप। तो सिंगैमी 3 टाइप का पड़ा। तो तुम्हें जहां पे ये वर्ड दिखे, आइसोगैमी, आगे भी आएगा जूलॉजी बॉटनी में, एनाइसोगैमी और ऊगैमी, तो समझ जाना क्या है ये। ठीक है। तो ये हम लोगों ने सिंगैमी के टाइप्स पढ़ लिए थे कल। तो बेटा इसके बाद ना मैं कुछ पैटर्न्स और कुछ लाइफ साइकिल होती हैं, लाइफ साइकिल के पैटर्न्स होते हैं, वो समझना। ये क्या होते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब सुनो, इसको समझाने से पहले कुछ बताता हूँ। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं हैप्लॉइड्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिप्लॉइड्स। ठीक है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, ठीक है, ध्यान समझेंगे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है तो, या कोई डिप्लॉइड, जैसे हम लोग डिप्लॉइड्स हैं। तो अगर हम लोग में पूछे भाई, एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में तुमसे पूछे कि कितने क्रोमोसोम है हमारे अंदर, तो तुम क्या बोलते हो? 46 क्रोमोसोम्स हैं। या फिर तुम बोलोगे 23 पेयर्स हैं। 23 पेयर्स है क्रोमोसोम की, मतलब ऐसे हर एक क्रोमोसोम का एक एग्जैक्ट कॉपी है। सपोज करो ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, सपोज करो ये सेकंड क्रोमोसोम है, सपोज करो ये थर्ड क्रोमोसोम है। तो ऐसे कितने क्रोमोसोम है हमारे अंदर? ऐसे 23 क्रोमोसोम है। तो कितने हो जाएंगे? 46, मतलब हर एक क्रोमोसोम का एक एग्जैक्ट पेयर है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दैट वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। तो हम लोग डिप्लॉइड्स हैं। डिप्लॉइड का मतलब हर एक क्रोमोसोम की एक एग्जैक्ट पेयर। हैप्लॉइड्स, हैप्लॉइड्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कोई क्रोमोसोम का पेयर नहीं होता। क्रोमोसोम नंबर 1 ऐसा होगा, क्रोमोसोम नंबर 2 ऐसा होगा, क्रोमोसोम नंबर 3 ऐसा होगा। तो कोई पेयर नहीं है, क्रोमोसोम सिंगल होते हैं, तो उनको हैप्लॉइड्स बोलते हैं। ठीक है। तो लाइफ साइकिल के पैटर्न्स पढ़ रहे थे हम। तो कुछ ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होते हैं। तो हम हैप्लॉइड डिप्लॉइड किस सेंस में बोलते हैं एग्जैक्टली, तो तुम्हें पता होना चाहिए। जो डिप्लॉइड्स होते हैं उनका क्रोमोसोम का एक एग्जैक्ट पेयर होगा। जो हैप्लॉइड्स होंगे उनका क्रोमोसोम का कोई पेयर नहीं होगा।
अगर मैं तुमसे पूछूं कोई ट्रिप्लॉइड है, अगर ऑर्गेनिज्म कोई ट्रिप्लॉइड है, तो उसके एक क्रोमोसोम की कितनी कॉपी होंगी बताओ? 2 3 3 कॉपी होंगी, यस। उसका क्रोमोसोम नंबर 1 ऐसा होगा, उसका क्रोमोसोम नंबर 2 कैसा होगा, ऐसा। ट्रिप्लॉइड्स के केस में 3 कॉपी होंगी, ठीक है। खैर, हम लोग यहाँ पे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात कर रहे हैं, जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। ओके, तो हैप्लॉइड की कोई क्रोमोसोम कॉपी नहीं, डिप्लॉइड की हर एक क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है। अब सुनो, लाइफ साइकिल पैटर्न क्या होता है, ध्यान समझेंगे। बेटा, एक मियोसिस होता है, मियोसिस हमने पढ़ा नहीं था, इसको पढ़ेंगे। मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। जैसे माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं ना, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर इसमें जाइगोट है या 2n है, कोई डिप्लॉइड है, अगर जब मियोसिस हो जाती है तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है। जैसे गैमीट्स, भाई टेस्टीज हैं, टेस्टीज डिप्लॉइड होती हैं, वहां पे मियोसिस होगा तो स्पर्म्स बनेंगे। स्पर्म्स क्या है, मेल गैमेट, वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। तो जहां भी मियोसिस होगा वो रिडक्शनल डिवीजन करती हैं। तो मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, इसका थोड़ा समझना। मियोसिस को डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में। अच्छा, मैं पहला पॉइंट यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। फर्स्ट, लाइफ साइकिल शोइंग जाइगोटिक मियोसिस। ऐसी लाइफ साइकिल जो जाइगोटिक मियोसिस को शो करती है। लाइफ साइकिल शोज जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। अब सुनो, जाइगोटिक मियोसिस, इसमें क्या होता है, ये और ऐसे ऑर्गेनिज्म शो करेंगे जो हैप्लॉइड्स होते हैं। तो जितने भी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होंगे वो कौन सी मियोसिस शो करेंगे, जाइगोटिक मियोसिस, कंपलसरी है। अब सुनो, अगर कोई हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है एंड हैप्लॉइड है भाई, ठीक है। जब ये गैमीट्स बनाता है, अपने गैमीट्स माइटोसिस से बनाता है, ये माइटोसिस से अपने गैमीट्स बनाएगा। तो सपोज करो इसने मेल गैमीट बनाया और फीमेल गैमीट बनाया। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा तो मुझे बताओ फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट कैसा रहेगा, डिप्लॉइड, 2n, क्योंकि मेल गैमेट हैप्लॉइड होता है, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड होता है। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड बना दिया। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, जाइगोटिक मियोसिस लिखा था, जाइगोट में मियोसिस हो जाती है। जाइगोट में क्या होती है, मियोसिस। जाइगोट में हो गई मियोसिस। जब जाइगोट में मियोसिस हो गई तो अब क्या बनेगा, अब एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा उससे। उससे क्या स्पोर्स बन सकते हैं, इससे पहले स्पोर्स बन जाते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं, स्पोर्स से ऑर्गेनिज्म बन जाएगा हैप्लॉइड, ठीक है। तो इस पूरी लाइफ साइकिल में हमने देखा, जो मियोसिस हुई, मियोसिस जो हमने देखा हो, ये मियोसिस हो रही है, ये जो मियोसिस हो रही है ये कहाँ हो रही है, ये जाइगोट में हो रही है, टू जनरेट द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो ऐसी लाइफ साइकिल को हम जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं। और जाइगोटिक मियोसिस ऐसे ऑर्गेनिजम्स करते हैं जो हैप्लॉइड्स होते हैं। माइटोसिस बेटा तुम सेल साइकिल में पढ़ोगे, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है। ये नेक्स्ट चैप्टर जो सेल साइकिल होता है, तुम उसमें वीडियो देखना मेरी, उसमें समझ आएगा। एक्स्ट्रा क्लास में तुम उसको वीडियो देखना, फिर डाउट पूछना। माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन होता है, मियोसिस अभी पढ़ा ही नहीं था हमने। माइटोसिस सर इक्वेशनल एक बार डिवीजन, सेल साइकिल दोबारा बता दो। सेल साइकिल कौन सी? सर यही वाली लाइफ साइकिल। अच्छा, लाइफ साइकिल, ओके। जाइगोटिक मियोसिस जो पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें क्या कह रहे थे, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होते हैं। मैंने बोला था कि जाइगोटिक मियोसिस हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में ही होती है, हैप्लॉइड्स। तो जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जब अपने गैमीट्स बनाते हैं वो माइटोसिस से बनाते हैं, गैमीट्स बनाते हैं माइटोसिस से। तो मेल गैमीट बना, हैप्लॉइड होगा, इक्वेशनल डिवीजन है ना। फीमेल गैमीट बना, हैप्लॉइड होगा। जब ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे, सिंगेमी होगी इनमें, तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे मियोसिस हो जाएगा, यहाँ पे मियोसिस होगा।
तो जाइगोट डिप्लॉयड है। मैंने तुम्हें बताया था कि जहाँ मियोसिस होता है, जैसे टेस्टिस इसमें मियोसिस हो रहा था तो स्पर्म्स हैप्लॉइड बन रहे थे, तो 2n में मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो जाइगोट में मियोसिस होगा तो जो इसमें क्या बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स बन जाते हैं, स्पोर्स, ये हैप्लॉइड होते हैं और फिर से ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इस पूरी लाइफ साइकिल में जो मियोसिस हो रही है वो कहाँ हो रही है, जाइगोट में हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। तो जिस ऑर्गेनिज्म में जाइगोटिक मियोसिस होगा वो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, हैप्लॉइड। तो इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। और इस लाइफ साइकिल को हम बोल देते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म करते हैं ना, तो इसलिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी बोल देते हैं इसको। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कौन सी मियोसिस होती है, जाइगोटिक मियोसिस, याद रखना। ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियोसिस होती है। ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल करता कौन है, प्रोटिस्टा में, किंगडम प्रोटिस्टा में ये डायनोफ्लैजिलेट्स शो करते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स। तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पर ये डायनोफ्लैजिलेट शोज, नोट डाल के, डायनोफ्लैजिलेट्स प्रोड्यूसर्स थे ये किंगडम प्रोटिस्टा में, शोज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लाइफ साइकिल पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं गैमेटिक मियोसिस। लाइफ साइकिल showing gametic meiosis, लाइफ साइकिल शोइंग गैमेटिक मियोसिस, ऐसी लाइफ साइकिल जो गैमेटिक मियोसिस शो कर रही है। मतलब ये ऑर्गेनिज्म कौन करेंगे, जो डिप्लॉइड्स होंगे, जैसे हम लोग डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म शो करते हैं ये। तो गैमेटिक मियोसिस हमेशा कौन सा ऑर्गेनिज्म शो करेंगे, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। तो इसकी लाइफ साइकिल सुनना। अगर जैसे हम लोग बात करें, हम लोग ऑर्गेनिजम्स हैं हम लोग, तो हम लोग कैसे हैं, डिप्लॉइड, 2n है, हर एक क्रोमोसोम का एक पेयर है। तो हमारे अंदर जब गैमीट्स बनते हैं, भाई स्पर्म या ओवा जब भी बनेगा तो मियोसिस से बनेगा। लेकिन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में गैमीट्स माइटोसिस से बनते हैं, मियोसिस से बनेगा। मियोसिस से बनेगा गैमीट, तो भाई मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, मेल गैमीट हैप्लॉइड, फीमेल गैमीट हैप्लॉइड। अब इनके बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट कैसे होता है, डिप्लॉइड, और इस जाइगोट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा डिप्लॉइड। तो इस केस में अगर तुम देखो मियोसिस कहाँ हुई, मियोसिस गैमीट्स को बनाने के लिए हुई। तो मियोसिस कहाँ हुई, गैमीट्स को बनाने के लिए, इसलिए इसको गैमेटिक मियोसिस बोलते हैं। और इस लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन शो करते हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। तो इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल गैमेटिक मियोसिस टेक्स प्लेस, तो लिख देते हैं इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, in diplontic life cycle gametic meiosis takes place। ठीक है, इसका एग्जांपल तुम्हें याद रखना होगा, डायटम्स, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, डायटम्स, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल गैमेटिक मेयोसिस। ठीक है, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन शो करते हैं, डायटम्स। तो बेटा लाइफ साइकिल हमने दो तरह की पढ़ी। तो अगर हम पूछें तुमसे, जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जब होती है तो कौन सी मेयोसिस होगी, तुम बोलोगे जाइगोटिक मेयोसिस होगी। तो किंगडम प्रोटिस्टा में कौन शो करेगा, डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, अगर तुमसे पूछे भाई डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कब होगी, तुम बोलोगे गैमेटिक मेयोसिस में होगी। कौन शो करेंगे, डायटम्स। तो ये बात है, तो मेरी दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हमारा लाइफ साइकिल वाला टॉपिक खत्म हुआ है। तो अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ने जा रहे हैं एक एक कर। जो हमारा ये था ना, हमारा देखो जो हमने चार्ट बनाया था इसमें, तो सबसे पहले हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा पढ़ने जा रहे हैं, उसमें डायनोफ्लैजिलेट सबसे पहले पढ़ेंगे। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, तो हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा।
तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स, तो नाम है डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। इसका डिवीजन पायरोफाइटा बोलते हैं, पायरोफाइटा, क्लास डायनोफाइसी, क्लास डायनोफाइसी, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स है। अच्छा अब सुनो, ये डायनोफ्लैजिलेट्स क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। तो बेटा डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले अगर मैं तुम्हें बता दूं, फ्लैजिलेट्स लिखा है यहाँ पे, फ्लैजिलेट, तो इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि ये जो डायनोफ्लैजिलेट होगा ये फ्लैजिला रखेगा अपने ऊपर, तभी तो फ्लैजिलेट्स लिखा है। तो फ्लैजिलेट्स क्यों लिखा है, क्योंकि इसके पास फ्लैजिला होता है। तो मैं लिख देता हूँ, ये एक ऐसा प्रोटिस्ट है जिसमें कितने फ्लैजिला होते हैं, 2। डायनोफ्लैजिलेट्स प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट विद 2 फ्लैजिला। तो ये ऐसा मेंबर है किंगडम प्रोटिस्टा का जिसमें कितने फ्लैजिला हैं, 2। तो इसको प्रोटिस्ट विद 2 फ्लैजिला भी बोल देते हैं, नाम ही बोल रहा है फ्लैजिलेट, ठीक है। अच्छा अब सुनो, जो अगर इनकी बात करें हैबिटेट की, तो डायनोफ्लैजिलेट्स हमें ना मैराइन वाटर में मिलते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स आर प्रेजेंट इन मैराइन वाटर, मैराइन मतलब सॉल्टी, समुद्र, जैसे समुद्र, सीज, ओशंस, वहां पे मिलते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं, मैराइन वाटर में, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा ध्यान रखना, ये मैराइन वाटर में ही मिलेंगे, ठीक है। ये तुम्हें क्या पता ये क्या है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, तो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। तो इनका ये क्या है, ऑटोट्रॉप्स, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं बेटा। तो उसको थोड़ा याद रखना होगा हमें कि ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो इस बात को भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये बात हो गई कि डायनोफ्लैजिलेट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। अब सुनना आगे, अगर मैं तुमसे बोलूं डायनोफ्लैजिलेट्स के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, तो सुनना ध्यान से।
स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स सब यहीं पे ही हैं। मेरी एक्चुअली पावर कट हो गया था बेटा, तो नेटवर्क चला गया था। सब लोग क्लास में ही है ना? Yes, sir. ओके, सॉरी बेटा, वो नेटवर्क पावर कट हो गया था मेरा यहाँ पे, तो पावर कट होने के कारण वाईफाई नेटवर्क ही चला गया था। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, हम लोग डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ रहे थे, तो एक बार देखना। डायनोफ्लैजिलेट्स जो हम देखा था, ये सिंपल बातें लिखी मैंने, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे डायनोफ्लैजिलेट्स सर की, ठीक है? स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ, क्या बेटा अश्विन? स्क्रीन सर। स्क्रीन नहीं आ रही है? ओके रुको। यस सर। अब आई क्या बेटा? यस सर। ओके ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हम लोग, तो देखते हैं डायनोफ्लैजिलेट का स्ट्रक्चर की अगर बात करें हम लोग, तो बेटा इसमें ना क्या होता है, अगर इसमें सेल वॉल होती है। ये जो सेल वॉल होती है डायनोफ्लैजिलेट्स की, बहुत हार्ड होती है। सेल वॉल, ये बोल सकते हैं सेल आर कवर्ड बाय रिजिड कोट, ठीक है? जो उसकी सेल वॉल, उसको रिजिड कोट मतलब सेल वॉल इसकी बहुत रिजिड होती है, ठीक है? उसको हम थीका बोलते हैं, थीका या फिर लॉरिका, LORICA, लॉरिका, ठीक है? तो सेल आर कवर्ड बाय रिजिड कोट, थीका लॉरिका ऑफ articulated and sculptured plates of cellulose। अब इसका मतलब बताते हैं, of cellulose, because of this they are called, due to which dinoflagellates are called as armored dinoflagellates। अब सुनो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ना, आर्मर्ड लिख अंडरलाइन करता हूँ, ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ना, इनकी सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक होती है। सेल वॉल जो होगी इनकी बहुत ज्यादा थिक होगी, और इतनी ज्यादा थिक होती है कि बनी तो सेलुलोज की है भाई, थोड़ा बहुत पैक्टिन भी होगा लेकिन मेनली सेलुलोज, ठीक है? बहुत ज्यादा हार्ड रिजिड होती है, ठीक है? इतनी हार्ड होती है जिसकी वजह से इसको बोलते हैं कि ये आर्मर्ड है। आर्मर्ड मतलब भाई आर्मर पहन रखा है इसने। आर्मर क्या होता है? जो सोल्जर होता है वो आर्मर पहनता है ना, ताकि वो बुलेट से बच सके। तो आर्मर है। आर्मर क्यों है? क्योंकि इसकी सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक है, और इसकी सेल वॉल को हम थीका और लॉरिका भी बोलते हैं। इसकी सेल वॉल को हम थीका या फिर लॉरिका भी बोलते हैं। किसकी बनी हुई है? मेनली सेलुलोज की। तो अगर क्वेश्चन आता है कि डायनोफ्लैजिलेट्स को आर्मर्ड क्यों बोलते हैं, आर्मर्ड ये पूछेगा, तो अगर आर्मर्ड पूछे तो क्या बोलोगे? आर्मर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी सेल वॉल बहुत रिजिड होती है, हार्ड होती है, ठीक है? किसकी बनी है? सेलुलोज की, और इसको प्रोटेक्शन देगी, तो इसलिए इसको आर्मर्ड बोलते हैं बेटा, ठीक है? तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट था, आर्मर्ड, ठीक है? नेक्स्ट देखना, सेकंड पॉइंट। अगर हम देखें डायनोफ्लैजिलेट्स को, तो उनका कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो सेल वॉल तो बहुत ज्यादा हार्ड होती है इसकी, जिसको लॉरिका बोलते हैं। इनमें ना, ये इसका न्यूक्लियस है, इनमें दो फ्लैजिला होते हैं। तो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है ना, तो पता ही है तुम लोगों को। एक तो फ्लैजिला देखो इसमें ऐसा होता है, ये वाला ट्रांसवर्स फ्लैजिला। क्या बोला इसको? ट्रांसवर्स फ्लैजिला। और एक फ्लैजिला ऐसा होता है, लाइक दिस, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। तो अगर तुमसे पूछे डायनोफ्लैजिलेट्स में कितने फ्लैजिला हैं, तो तुम क्या बोलोगे? दो फ्लैजिला हैं। एक तो ट्रांसवर्स होता है और एक तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ पे, टू फ्लैजिला जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं दोनों। टू फ्लैजिला आर डिफरेंट। ये दोनों फ्लैजिला एक दूसरे से अलग है, एक साथ नहीं, अलग अलग होते हैं। इन डिफरेंट होने के कारण इसको बोलते हैं हेट्रोकॉन्ट, ठीक है?
अच्छा, अब एक और बात सुनना इसमें, ये जो दोनों फ्लैजिला है ना इंडिपेंडेंटली बीट करते हैं, ये अपना अलग से बीट मतलब पानी में बीट करना, ये अलग से बीट करेगा। तो मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे, टू फ्लैजिला बीट इन डिफरेंट डायरेक्शन, this cause spinning of dinoflagellates, so they are called as whirling whips। अब सुनना, whirling whips, अब ये whirling whips क्या होता है, ध्यान सुनना, whirling whips, ठीक है। मैं सिंपल लिखता हूँ, ड्यूरिंग स्विमिंग दे रोटेट्स। वर्लिंग विप्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई इमेज होगी तो मैं शो करता हूँ वर्लिंग विप्स की। वर्लिंग विप्स, ये देखो। अब बेटा ये स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? Yes, sir. बेटा ये मूवमेंट देखो, ये एक तो अपने एक्सेस पे भी रोटेट कर रहा है और साथ साथ ये स्विमिंग भी करेगा वाटर में। ये मैंने उसकी मूवमेंट दिखाई, ये डायनोफ्लैजिलेट नहीं है, दिस इज नॉट अ डायनोफ्लैजिलेट, बट दिस इज अ वर्लिंग विप मूवमेंट। ये वर्लिंग विप मूवमेंट है। इसमें क्या होगा, एक मिनट, इसमें क्या होगा, डायनोफ्लैजिलेट्स ऐसा मूव भी करेगा अपने एक्सेस पे और आगे स्विम भी करेगा। तो ऐसा मूवमेंट क्यों शो कर पाएगा, क्योंकि उसमें दो फ्लैजिला हैं और दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में बीट करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं वर्लिंग वेव्स। तो हमने 2 पॉइंट पढ़े, डायनोफ्लैजिलेट को आर्मर्ड बोला गया। आर्मर्ड क्यों बोला गया, क्योंकि सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक है। डायनोफ्लैजिलेट्स को वर्लिंग वेव्स बोला गया क्योंकि दोनों फ्लैजिला अलग अलग डायरेक्शन में बीट करते हैं और वो उस तरह की मूवमेंट शो करते हैं जो मैंने दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सुनना इनके स्ट्रक्चर में। अब सुनो, एक तो हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स, एक हमने देखे थे यूकैरियोट्स। तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स में किंगडम मोनेरा आते हैं, यूकैरियोट्स में तो भाई प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांट आते हैं। एक इन दोनों के बीच में मीजोकैरियोटिक है। और एक्चुअली अगर मैं तुमसे बात करूं ना, तो डायनोफ्लैजिलेट्स ना तो प्रोकैरियोट है ना तो यूकैरियोट है, वो मीजोकैरियोटिक है। भाई ऐसा क्यों, मीजोकैरियोटिक क्या होता है, अब सुनना ध्यान से। डायनोफ्लैजिलेट्स आर मीजोकैरियोटिक, डायनोफ्लैजिलेट्स are actually mesokaryotic। तो ये mesokaryotic क्या है वो समझेंगे। Dinoflagellates are actually mesokaryotic, that means they have nuclear membrane, they have nucleus and nuclear membrane। उन पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है जैसे यूकैरियोट्स में होती है, लाइक यूकैरियोट्स, बट they do not have histone proteins। उनमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, लाइक प्रोकैरियोट्स। तो इनका एक फीचर तो यूकैरियोट जैसे दिख रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, और एक फीचर की हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन मैंने तुम्हें बताए थे, डीएनए की स्टेबिलिटी में काम आते हैं। अच्छा, कोई बताएगा हिस्टोन प्रोटीन का चार्ज क्या रहता है? Positive. डीएनए पे नेगेटिव होता है, हिस्टोन पे पॉजिटिव, तभी तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं जैसे प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जैसे यूकैरियोट्स में है। इस वजह से इसको बोला गया है कि these are mesokaryotic, that means they are the connective link between prokaryotes and eukaryotes। लिख देता हूँ, that's why
dinoflagellates are considered as connective link between prokaryotes एंड यूकैरियोट्स। तो मीजोकैरियोटिक नेचर की वजह से इनको क्या बोला गया है, कनेक्टिव लिंक बोला गया है। ठीक है, अच्छा अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट। इनके जहाँ फ्लैजिला मिलता है ना, जैसे मैंने डिस्कस किया था, इनमें जहाँ पे फ्लैजिला मिलता है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल होता है, ट्रांसवर्स। तो फ्लैजिला के बेस पर एक वैक्यूल मिलता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, लिख देता हूं। एट द बेस ऑफ फ्लैजिला, at the base of flagella, at the base of flagella, a non-contractile vacuole, non-contractile vacuole is present, called as पिस्यूल। क्या बोलते हैं उसे? पिस्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो जो फ्लैजिला का बेस होता है ना, वहां पे नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलता है, उस नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को बोलते हैं पिस्यूल। थोड़ा वर्ड ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। इसका फंक्शन क्या होता है? ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। क्या होता है कि इसकी ऑस्मोलैरिटी को, इसके भाई ये वहां रहता है ना मैराइन कंडीशन में, मैराइन वाटर में रहता है, तो सॉल्ट कंडीशन बाहर के एनवायरनमेंट। हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? कोई कुछ कह रहा था, बोलो। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है कि इसका इंटरनल बॉडी का जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है और जो बाहर एनवायरनमेंट में ओशंस का जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहे, एक जैसा रहे, उसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो वो काम करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ऑस्मो रेगुलेशन करने में मदद करता है बेटा। तो ये इसका फंक्शन है। तो हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर में पढ़ा, स्ट्रक्चर में देखा कि डायनोफ्लैजिलेट्स को आर्मर्ड बोला गया है। तो आर्मर्ड क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो होते हैं इनकी सेल वॉल बहुत थिक होती है। डायनोफ्लैजिलेट्स को बोला गया है वर्डलिंग वेब्स, क्योंकि दोनों फ्लैजिला अलग अलग टाइप बीट करते हैं, और अलग अलग बीट करते हैं तो ये स्विमिंग करने के साथ रोटेट भी करते हैं, मूवमेंट मैंने तुम्हें शो की थी। इनको डायनोफ्लैजिलेट्स को मीजोकैरोटिक बोला गया है। मीजोकैरोटिक क्यों बोला गया है? कि भाई इनके अंदर जो न्यूक्लियर एनुला था वो तो यूकैरियोट जैसा है, लेकिन इनके अंदर वो तो मिलता ही नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलने के कारण इनको मीजोकैरोटिक बोला गया है। इनके फ्लैजिला के बेस पे ना दो फ्लैजिला होते हैं, इनके फ्लैजिला के बेस पे वो मिलता है एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखता है, मतलब सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है, और इसको हम पिस्ट्यूल बोलते हैं। तो ये हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा। अच्छा बेटा, आज तुम्हारी क्लास होगी 2 से 2:30 बजे बॉटनी, और 2:30 से 3 बजे तुम्हारा जूलॉजी वाले सर आएंगे। तो तुम लोग